जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी 11th के एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स को। तो हमारी इस सीरीज़ के साथ रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट में सब चैप्टर्स मिलेंगे आपको, और तमाम चैप्टर की फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs वगैरह को हम प्रॉपरली हल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जवाबात रीजंस के साथ क्या हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, दैट इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी आप कह लें। तो इसमें हम सब जो है बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस जो होती हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की तरफ और रीजंस के साथ। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज की तरफ चलें तो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर जो है वो काम किया गया है और वो पूछ रहे हैं कि डैश इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट। यानी अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट की स्टडी को जो है वो क्या कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस किस्म की स्टडी को जो है हम नाम देंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक्स। यानी फ्रेश वाटर बॉडीज़ का मतलब है कि साफ़ पानी में रहने वाले जानदार जो हैं उनको आप क्या कहेंगे। तो साफ़ पानी में रहने वाले जानदार जो हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स कहलाते हैं और इसकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है डैश इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यानी सोशल बिहेवियर का स्टडी कर रहे हो आप और कम्युनल लाइफ की स्टडी कर रहे हो, तो फिर इसको हम सोशल बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसमें हम स्टडी करेंगे। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोशल बायोलॉजी। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास in the dash body only 6 bioelements account for 99% of the total mass। तो डेफिनेटली ये जो हमारा बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है, तो ह्यूमन बॉडी में जो है तकरीबन आप कह लें कि 99% जो है कुछ 6 एलिमेंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन 6 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें ऑक्सीजन जो कि सबसे भरपूर अंदाज में सबसे ज़्यादा है, कोई राउंड अबाउट 65%। उसके बाद हमारे पास कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये हैं वो 6 एलिमेंट्स। तो ह्यूमन बॉडी में आप याद रखिएगा। सो ह्यूमन बॉडी हैव ओनली 6 बायो एलिमेंट्स, राइट, 99%। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड। यानी कि जितने भी जानदार हैं या गैर जानदार हैं वो किस सिंपल यूनिट से मिलकर बने हैं। तो आप टेक्निकली सोच रहे होंगे कि अब क्या वो हो सकता है, तो नो डाउट अगर आप एटम्स के बारे में सोच रहे हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एटम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन। यानी ऑर्गन्स अगर प्लांट्स में मिल गए या ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिल गए एनिमल्स में, तो ये क्या मिलकर असेंबल करते हैं, क्या बनाते हैं। तो डेफिनेटली दे मेक इंडिविजुअल लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल। तो इसका जवाब जो है वो इंडिविजुअल होगा या ऑर्गेनिज्म होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, बल्कि मैं इसको पॉपुलेशन की डेफिनेशन कहूँगा। सो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डैश इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस। क्या चीज़ जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो नो डाउट जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं और मुशाहिदा करते हैं तो उसके बाद आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली किसी को बताते हैं या लिखते हैं, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो आप इसमें हाइपोथेसिस को लिखेंगे स्टूडेंट्स। सो हाइपोथेसिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाइपोथेसिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी द कंसिक्वेंस ऑफ डैश रीजनिंग। तो ये जो हाइपोथेसिस होती है डेफिनेटली इसके बाद आप कुछ रीजनिंग करते हो, डिडक्टिव और इंडक्टिव, राइट। इसको ज़रा प्रॉपरली स्टूडेंट्स तैयार कीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पूछा गया एक दफ़ा बोर्ड में, और शॉर्ट क्वेश्चन तो हर साल आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। आप मेरा लेक्चर भी ले सकते हो, लेक्चर के अंदर मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की हैं कि इसका डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब होता है।
सो ओवर हेयर मैं इंडक्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ट्रू फॉल्स, राइट। स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स में पहली स्टेटमेंट है पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फ्रॉम द फंगस पेंसिलिनियम। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट आई थिंक सो ये गलत है, क्योंकि एडवर्ड जेनर का जो है वो पेंसिलिन के साथ नहीं था, दैट वाज फ्लेमिंग बेसिकली, वॉल्डर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सॉरी। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेंसिलिन डिस्कवर की थी। एडवर्ड जेनर का नाम जो है ये ब्लड ग्रुप में और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है बायोलॉजिकल स्टडीज़ में आता है, लेकिन इसका पेंसिलिनियम से कोई इतना ऐसा ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। सो लिहाजा ये पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी डिजीज़ सच एज पोलियो, वूम्पिंग कफ काली खांसी को कहते हैं, मीज़ल्स खसरे को कहते हैं, मम्प्स ये भी एक वायरल डिजीज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा जो गर्दन के नीचे स्वेलिंग हो जाती है एक्सेट्रा, कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। आप क्या इनको एंटीबायोटिक्स से कंट्रोल कर सकते हैं? तो मैं इसको भी फॉल्स स्टेटमेंट कहूँगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल डिजीज़ को ज़्यादातर कंट्रोल करती हैं। नो डाउट कुछ वायरल डिजीज़ भी एंटीबायोटिक कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन वो बहुत कुछ हैं। तो लिहाजा यहाँ पर बेसिकली ये सब वायरल डिजीज़ हैं। आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम सम वायरल डिजीज़, तो यहाँ पर मैं इसको भी फॉल्स कहूँगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ज़्यादातर जो है ये जो वायरल डिजीज़ हैं वैक्सीनेशन के थ्रू ही इनका होता है, जैसे कोरोना वायरस अभी आजकल माशाल्लाह छाया हुआ है। उसके बाद है एक्सपोजर और टू द स्मॉल पॉक्स वायरस अलाउज द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट काउपॉक्स वायरस। तो अगर स्मॉल पॉक्स वायरस को जो है वो बॉडी में अलाउ कर देंगे वायरस को, तो फिर वो काउपॉक्स वायरस से भी आपको बचाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सच है। सो ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ भी था, सो दैट इज़ ट्रू राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस एंड इट्स स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। ये कोई अमेरिका का साइंसदान था, उसने इस पे HIV पे डिस्कवरी की थी और उसको इस बात पे नोबेल प्राइज़ भी दिया था। तो वो कह रहे हैं कि एड्स जो होती है ये HIV वायरस से होती है। सो या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दे, जो ड्रिप वगैरह ब्लड की लगती है, और डेक कंटामिनेटेड सिरिंजेस चर्सी वगैरह होते हैं जो कंटामिनेटेड सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इलिटरेट होते हैं, पता नहीं होता इन्हें, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर बोंगियाँ मार रहा होता है और गंदे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, स्पेशली ये दांत निकालने वाले जो आई डोंट नो क्या इनको कहते हैं। तो ये जो दांत निकालते हैं, इवन ये डेंटिस्ट तो होते हैं दांत निकालने वाले, लेकिन ये जो आम लोकल लोग होते हैं ये भी करते हैं दांतों का काम। तो दैट इज़ ऑल्सो दे आर ऑल्सो यूजिंग अ बैड इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या ये कॉजेज़ की एक रीज़न है, ये पूछ रहे हैं वो। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी जो है मैं ट्रू जो है वो डिक्लेयर करूँगा। सो ये भी ट्रू है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अब, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। Okay students, now we are talking about some multiple choice questions. Which one of the following is a correct sequence in biological method? इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो ठीक है बायोलॉजिकल मेथड को लेकर? तो आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? सो मेरे ख्याल में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन बी, बिकॉज सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हो, फिर हाइपोथेसिस बोलते हो, डेफिनेटली कुछ लिखते हो, बोलते हो, उसके बाद आप डिडक्शंस करते हो और देन फिर टेस्टिंग का जो है वो एक रोल स्टार्ट होता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के इलाज के लिए जो है आप किस चीज़ का करोगे इस्तेमाल? तो कैंसर आपको पता है कि ये कोई वायरल डिजीज़ नहीं है, ये कोई बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये तो एक ज़बरदस्त किस्म की मिस हैंडलिंग है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल में जब ये मिस हैंडलिंग होती है तो फिर आप कह लो कि सेल अपनी मर्ज़ी से डिवाइड करने शुरू कर देते हैं। तो बहुत सी किस्म का कैंसर होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को जो है वो कैंसर कहा जाता है। तो लिहाजा आप कह लो कि मेरा ख्याल है कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से इसका इलाज काफ़ी हद तक मुमकिन है। एंटीबायोटिक्स वैक्सीनेशन से तो पॉसिबल नहीं है। कीमोथेरेपी चलें की जा सकती है लेकिन एंटीबायोटिक्स देने से फ़ायदा नहीं होगा। सो मैं तो ऑप्शन बी को जो है सही समझूंगा। सो बी इज़ द राइट आंसर। और बल्कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स ये मुस्तनद होते हैं, आप इसमें कोई परेशानी ना लीजिएगा कि क्या हो सकता है कोई और आंसर भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके अलावा कोई बेस्ट आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, जी तो स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, इसमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है? तो कॉपॉक्स वायरस की वजह से होता है। आप वायरस को इसके बारे में पेपर पढ़ो कोई और मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा वायरस होता है जो कॉपॉक्स करता है, उसका नाम क्या है वायरस का। और मम्प्स भी बताया था आपको वायरल डिजीज़ है, और स्मॉल पॉक्स भी आपको बताया था वायरल डिजीज, हालांकि पोलियो भी है। स्टूडेंट्स ये जो टेटने है ना, टेटनस, ये टेटनाए एक बैक्टीरिया की नस्ल है, एक बैक्टीरिया की किस्म है। तो ये टेटनाए जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, बाकी ये तीनों वायरल डिजीज़ है, ठीक है। सो सी इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग। इसमें क्लोनिंग कौन सा नहीं, मतलब सेंटेंस क्लोनिंग को मैच कौन सा नहीं कर रहा है? तो रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ जायगोट बाय अनदर न्यूक्लियस ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, मेरे ख्याल में ये क्लोनिंग की टेक्निक होती है। सेपरेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम एम्ब्रियो टू फॉर्म अ मोर एम्ब्रियोज, ये भी किसी हद तक क्लोन बनाने के लिए टेक्निक यूज़ होती है। सो द इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग हैव सिमिलर जेनेटिक मेकअप, और क्लोन में भी डेफिनेटली जब आप एक सेल से दूसरे सेल को तश्कील देते हैं और पूरा जानदार बना लेते हैं एक सेल से, तो वो सारा का सारा बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही होता है, सेम होता है पेरेंट्स की तरह। तो फिर मैं इसको भी कहूँगा क्लोनिंग से रिलेटेड है। और ये आखिर में स्टूडेंट्स है रिमूवल ऑफ पीस ऑफ डीएनए और जीन फ्रॉम द सेल एंड इनकॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेटिंग अनदर जीन और पीस ऑफ डीएनए टू इट्स प्लेस। तो मेरा ख्याल है कि जो डी ऑप्शन है ये क्लोनिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हम क्लोनिंग नहीं बोलेंगे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है आजकल एक बहुत बड़ी टेक्निक है, जिससे आप जो ख़राब सेल्स हैं उनको ठीक कर सकते हो और बहुत सी बीमारियों का हल भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से निकाल सकते हो। तो लिहाजा मैं इसमें डी ऑप्शन को जो है वो ठीक तस्वर करूँगा। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की ऑब्जेक्टिव को लेकर वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को लेकर भी इंशाल्लाह अभी हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लगा देंगे, बल्कि प्ले लिस्ट बनाएंगे। नीचे आपका चैप्टर का ना प्ले लिस्ट लिखा हो, उसके नीचे लिंक होगा, उसको क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो चैप्टर 1 की आपके सामने आ जाएंगी तरतीब से, और आप उनको देख सकेंगे जो भी आपने वीडियो देखनी है। तो वी डोंट नीड टू गो एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, इवन हमारी वेबसाइट भी है gsacademies.com, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। लेकिन ये है कि आप अभी डिस्क्रिप्शन से ही फॉलो कर सकते हो। ईजी मैंने मेथड जो है बना दिया आप सब लोगों के लिए, ताकि आप इजीली पढ़ सको। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर येस तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है आपने मुझे, और इसके अलावा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि यही एक एफ़र्ट्स का जो है हमें फल मिलता है अगर आप शेयर कर देते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स से मज़ीद कोई बात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात कि आपने अपना ख्याल रखना है, ठीक है, और दूसरों का ख्याल भी रखना है, जैसे कि मैं आपका रख रहा हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।